नमस्कार साथियों, मैं कल्पना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी स्टडी में। आशा करते हैं कि आप सभी ने रिवीजन करना शुरू कर दिया होगा क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और आशा है कि इस बार ये एग्ज़ाम होगा। तो आप सभी तैयार रहें और जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक जो भी पढ़ा है वो रिवीजन करते रहिए और जो भी चीज़ आपको नई लग रही है उसे एक बार ज़रूर पढ़ते रहें ताकि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएँ आप उन्हें बेहतर ढंग से उनका उत्तर दे सकें। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित तीसरा ये पार्ट मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ और इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी अरबों का विस्तार कि किस प्रकार से उन्होंने भारत में अपना विस्तार करना शुरू किया, आक्रमण के क्या कारण रहे, वो सारे के सारे तथ्य आज हम पढ़ेंगे। और पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो भारत पर हुआ था उसके भी बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद किस तरह से अरबों ने अपना विस्तार करना प्रारंभ किया, क्योंकि उस समय रोम या इटली एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो उसके आगे और कोई साम्राज्य का अस्तित्व नज़र नहीं आता था। फिर उसके बाद मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हुई तो धीरे धीरे इस्लाम धर्म का प्रचार करना लोगों ने प्रारंभ कर दिया। तो आसपास के जो देश थे, जो आसपास के स्थान थे, वहाँ पर वो इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए जाने लगे। और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे अरबों ने भी अपना अस्तित्व स्थापित करना शुरू किया, अपने आप को एक शक्तिशाली सत्ता के रूप में सामने लेकर के वो आए। तो हमें देखने को मिलता है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 100 वर्षों के अंदर ही अरबों ने आसपास फैले सभी साम्राज्य को समाप्त करके रोम से भी बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। कि रोम को उस समय का बहुत बड़ा साम्राज्य माना जाता था, परंतु जब अरबों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया तो वो साम्राज्य रोम से भी ज़्यादा बड़ा साम्राज्य हमारे सामने बनकर उभरा। अरब साम्राज्य का विस्तार विश्के की खाड़ी से लेकर, इसे विश्केक की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, तो विश्के की खाड़ी से लेकर के सिंधु व चीन की सीमाओं तक, अरल सागर से निचली नील तक फैला हुआ था। अब देखिए कितना बड़ा इनका साम्राज्य है कि एक तरफ विश्केक की खाड़ी से प्रारंभ होकर के इधर सिंधु और चीन तक इनकी सीमाएं लग रही हैं, चीन के साथ इनकी सीमाएं लग रही हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ऊपर अरल सागर से लेकर के नीचे नील नदी मतलब मिस्र तक इनका साम्राज्य जाकर के फैल गया था। अब नील नदी में भी, नील नदी तो काफ़ी इथियोपिया से कहते हैं कि वो बना ब्लू नील और वाइट नील, फिर वो मिल करके नील नदी बनती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इनका साम्राज्य था और कहते हैं कि इटली और रोम के साम्राज्य को भी इन्होंने पीछे छोड़ा था। तो इतना बड़ा साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें दक्षिण पश्चिम यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी व मध्य एशिया के भाग शामिल थे। भाई दक्षिण पश्चिम यूरोप भी शामिल हो गया, इसके साथ साथ उत्तरी अफ्रीका, क्योंकि मिस्र की बात आ रही है, नील नदी की बात आ रही है, तो उत्तरी अफ्रीका का भाग भी इसमें शामिल हो गया। और पश्चिमी व मध्य एशिया का भाग, इसमें एशिया का भाग भी इसमें शामिल हो गया, क्योंकि सिंधु और चीन की बात यहाँ पर की गई है। आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से अरबों ने आक्रमण करना प्रारंभ किया। तो कहते हैं 633 से 37 ईस्वी की ये बात है कि अरबों ने यहाँ पर मध्य में अरबों ने सीरिया व इराक को पराजित किया। यहाँ पर युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ और इसके बाद इन्होंने सीरिया व इराक को पराजित किया। अब यहाँ पर यहूदी धर्म भी चलता था, इस्लाम धर्म अलग धर्म था, ईसाई धर्म अलग धर्म था। तो अपने धर्म को मनवाने के लिए या सत्ता स्थापित करने के लिए बहुत सारी रणनीति स्थापित की गई, बहुत सारे तरीके से इन्होंने कहते हैं अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास शुरू कर दिया था। तो इन्होंने सीरिया और इराक को पराजित कर दिया और वहाँ पर अपना अधिकार स्थापित किया। फिर कहते हैं 639 से 642 ईस्वी मतलब 639 से 642 ईस्वी के मध्य में मिस्र को इन्होंने हरा दिया। मिस्र को भी हरा दिया तो जाहिर सी बात है वो क्षेत्र भी इनके अधिकार में आ गया। 637 ईस्वी में फारसी साम्राज्य का भी पतन हो गया। फिर 712 ईस्वी तक अरब स्पेन तक जा पहुँचे। अब ये यूरोप में स्पेन तक जा कर के पहुँच गए कि वो बिल्कुल अंतिम भाग है, तो आप कह रहे हैं कि ये स्पेन तक चले गए थे। फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि समुद्री मार्गों और व्यापारिक मार्गों पर भी अरबों का अधिकार हो गया था। धीरे धीरे इन्होंने अपनी सत्ता इस तरह कह सकते हैं स्थापित कर ली थी कि जो समुद्री मार्ग थे, व्यापारिक मार्ग थे, उन पर भी इनका अधिकार हो गया, क्योंकि हम रोम और इटली से व्यापार करते थे। इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि हम प्राचीन काल से व्यापार कर रहे थे, रोम और इटली के साथ हमारे व्यापार होते थे और वो हमारे यहाँ से काली मिर्च लेकर के जाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो समुद्री व्यापारिक मार्ग था
इस पर अरबों का अधिकार हो गया। अब इन्होंने अपना सत्ता दिखाना शुरू कर दी थी। आगे हम बात करते हैं कि भारत पर अरब आक्रमण, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो कहते हैं अरब देश का अधिकतर भाग मरुस्थल है। बिल्कुल सभी को पता है कि अरब देश में जो भी भाग आता है वहाँ रेगिस्तान है, क्योंकि वहाँ वर्षा बहुत ही ज़्यादा कम होती है, इसी कारण वहाँ पर रेगिस्तान है। यहाँ लोग व्यापार और पशुपालन करते हैं, क्योंकि कृषि करने का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता। जब भूमि ही बंजर है तो वहाँ पर कृषि तो नहीं कर सकते ना, तो वो व्यापार करते हैं और पशुपालन करते हैं। पशुपालन में भी वो अधिकतर घोड़े पालते हैं, जिनका वो व्यापार भी किया करते थे। आगे हमें देखने को मिलता है कि अरब का भारत के साथ अत्यंत प्राचीन व्यापार रहा है। हजारों वर्ष पूर्व, कहते हैं हजारों वर्ष पूर्व अरब से व्यापारी समुद्री तट पर आते थे और व्यापार की वस्तुओं को मिस्र, शाम देश, अफ्रीका और यूरोप में जाकर बेचते थे। मिस्र में बेचते थे, क्योंकि यहाँ से जो मूल्यवान वस्तुएं अरब जो प्रदेश के लोग आते थे, यहाँ से जो लेकर के जाते थे, उनको ये मिस्र में बेचते थे। श्याम देश से तात्पर्य है अफ्रीका में बेचते थे, और यूरोप में जाकर के उन अमूल्य वस्तुओं को जो भी यहाँ से लेकर के जाते थे उन्हें बेचते थे। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें वो लेकर के जाते थे और वो कौन सी चीज़ें थी जो भारत उनसे लेता था। तो भारत से निर्यात क्या क्या होता था, तो कहते हैं रेशम यहाँ से जाता था, मलमल के कपड़े यहाँ से जाते थे, हाथी दांत की वस्तुएं यहाँ से जाती थी, मसाले जाते थे, बहुमूल्य रत्न जाते थे, हीरा, शीशा, बांस और काली मिर्च। काली मिर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो ये कुछ वस्तुएं थीं जो भारत से अरब लोग लेकर के जाते थे। और भारत में लेकर के आते थे, या भारत क्या लेता था उनसे, तो भारत में लाते थे शराब लाते थे, तलवारें लाते थे, घोड़े लाते थे, रेशम यहाँ से लेकर के जाते थे, पर वो रेशमी वस्त्र यहाँ पर लेकर आते थे, और इसके साथ साथ खजूर भी लेकर के आते थे। तो ये सारी चीज़ें हम अरब से लेते थे, और अरब को देते क्या क्या थे, तो रेशम, मलमल के कपड़े, हाथी दांत, बहुत सारी चीज़ें हम अरबों को देते थे। इसके बाद आगे हम बात करें तो भारत पर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में कहते हैं कि सिंध पर पहला सफल अरब आक्रमण हुआ। सफल अरब आक्रमण, आक्रमण तो पहले भी हुए, पर यहाँ पर जो शब्द लिखा है सफल आक्रमण, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला सफल आक्रमण हुआ, पर इससे पहले भी कई बार आक्रमण हुए, पर वो असफल रहे थे। कहते हैं 636 ईस्वी में जब उमर बिन अल खत्तब के पास खलीफा पद था, ये खलीफा का नाम है उमर बिन अल खत्तब के पास में जब खलीफा का पद था, उस समय अरबों ने समुद्री मार्ग से मुंबई के ठाणे बंदरगाह पर असफल सैन्य अभियान किया था। तो ये यहाँ पर ठाणे बंदरगाह पर पहुँच गए थे, और यहाँ पर इन्होंने असफल सैन्य अभ्यास किया। जिस मुद्दे से ये लोग आए थे, लूटपाट करने के उद्देश्य से आए थे, वो उद्देश्य की प्राप्ति इन्हें नहीं हो पाई, और ये एक असफल आक्रमण कहलाया। इसके बाद 647 ईस्वी में अब्दुल्ला बिन उमर के नेतृत्व में मकरान के रास्ते सिंध पर आक्रमण हुआ, और उस समय खलीफा कौन थे, क्योंकि उस समय खलीफा का पद हुआ करता था, तो कह रहे हैं कि उस समय खलीफा थे उस्मान बिन अफ़्फ़ान। ये उस समय खलीफा थे, और ये सिंधु नदी को पार ही नहीं कर पाए। ये आए तो इन्होंने आक्रमण भी किया, लेकिन कहते हैं कि सिंधु नदी को पार करके इस तरफ जो प्रदेश बसा हुआ था उसमें ये प्रवेश नहीं कर पाए, तो इसे भी एक असफल अभियान ही माना गया कि ये सिंध को पार ही नहीं कर पाए। उसके बाद आगे हमें देखने को मिलता है कि आगे भी आक्रमण हुए, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो हमें पता चलता है कि 659 ईस्वी 659 ईस्वी की बात है कि अल हैरिस ने भी आक्रमण किया, और ये भी विफल आक्रमण था। और उस समय जो खलीफा थे, खलीफा का नाम भी आपको एक बार याद रखिए कि उस समय जो खलीफा थे वो थे अली बिन अबी तालिब, इनका नाम था, और ये उस समय खलीफा थे। इसके बाद 664 ईस्वी में अली अल मुहल्लव इनका नाम है, और इन्होंने भी एक विफल आक्रमण किया। उस समय खलीफा उम्मयद वंश का था, वंश का नाम दिया गया था, परंतु खलीफा का कोई नाम नहीं मिलता है, तो उम्मयद वंश का कोई खलीफा रहा होगा उस समय, और ये भी एक विफल आक्रमण हुआ। और जो अंतिम आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ,
जो कि किया गया था उब्दुल्लाह व बरदुल के द्वारा। ये भी एक विफल आक्रमण रहा। तो मतलब मोहम्मद बिन कासिम से पहले आक्रमण तो बहुत सारे हुए, परंतु कोई भी आक्रमण सफल नहीं कहा जा सकता। कुछ तो सिंधु नदी तक पहुँचे, परंतु उसे पार करके इस ओर प्रवेश नहीं कर पाए, जो कि भारत का क्षेत्र माना जाता था। इसीलिए हम इन्हें असफल आक्रमण के रूप में देखते हैं, या असफल सैन्य अभियान इन्हें मानते हैं। आगे जब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, क्योंकि इसके द्वारा एक सफल अरब आक्रमण किया गया था, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। जन्म की बात करें तो 31 दिसंबर 695 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था कासिम बिन यूसुफ। कासिम बिन यूसुफ इनके पिता का नाम था सॉरी। और खलीफा की बात करें, जब मोहम्मद बिन कासिम का जन्म हुआ उस समय खलीफा था अल वालिद इब्न अब्द अल मलिक। काफ़ी लंबा नाम होता है, जैसे आपने अभी भी देखा होगा अरब प्रदेश में काफ़ी लंबे लंबे नाम होते हैं, सलमान बिन जायद अल नहयान, इस तरीके से काफ़ी लंबे नाम होते हैं। तो उस समय भी नाम काफ़ी बड़े ही होते थे। कहते हैं कि अल हज्जाज, जो कि इसका चाचा था, इनके पिता और माता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, तो इनके चाचा ने ही इनकी देखरेख करी, इनको सब कुछ सिखाया। तो इनके चाचा का नाम था अल हज्जाज। ये वहाँ पर प्रांतपाल कह सकते हैं कि वहाँ पर प्रांतपाल रहे थे। तो इन्होंने ही कासिम को कुशल योद्धा बनाया और अपनी बेटी, जिनका नाम था जुबैदा, इनके साथ में कासिम का विवाह भी कराया था। तो ये जो कासिम हो गया, ये अल हज्जाज का एक तो भतीजा हो गया, और दूसरा जो रिश्ता निकल के आता है वो इनका दामाद भी हो गया। तो दो रिश्ते इनके साथ हो गए, एक तो चाचा बन गए, दूसरी तरफ से ये ससुर भी इनके बन गए। आगे जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जब अल हज्जाज ने कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था तो वो मात्र 16 वर्ष का था। तो आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर या सिंध पर आक्रमण करने के लिए इसके चाचा ने ही भेजा था, और इसके पीछे जो कारण था अब हम उसको जानेंगे कि क्या ऐसा कारण रहा कि सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। कहते हैं कि 708 ईस्वी में सिंघल द्वीप मतलब श्रीलंका में अरब व्यापारी का एक परिवार रहता था, और उसका समुद्री दुर्घटना में वो पूरा परिवार मारा गया। तो कह सकते कि वहाँ पर एक द्वीप पर ये लोग बसे हुए थे जहाँ पर ये व्यापार करते थे, और वहाँ किसी दुर्घटना के कारण सभी लोगों की मृत्यु हो गई सॉरी। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनका जो भी सामान बचा, जो भी व्यापार के माध्यम से उन्होंने कमाया था, तो वो सब कुछ वहीं पर था। तो क्या हुआ कि वहाँ के जो सिंघल देश के राजा थे, उन्होंने उस सारे सामान को, सोना चांदी, इन सभी चीज़ों को 8 जहाज़ों में भरा, और उसको भरकर सिंघल देश के राजा ने खलीफा और ईरान के प्रांतपाल अल हज्जाज बिन यूसुफ को भेज दिया। अब आप देखिए, ये अल हज्जाज बिन यूसुफ कौन है? कासिम के चाचा हैं, उनके लिए, और जो वहाँ के खलीफा थे उनके लिए भेज दिया। तो इन दोनों के लिए वो 8 जहाज़ों में भरकर उपहार के रूप में वो सारा सामान भेज दिया गया। पर आगे चल कर के क्या हुआ कि उस समय जो परिस्थितियां थी वो ऐसी थी कि समुद्र में यात्रा करना सुरक्षित नहीं था, और उन सारे जहाज़ों को देवल के पास समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। और उन जहाज़ों को लूटने के बाद वो जहाज़ जब वहाँ पर नहीं पहुँचे, खलीफा के पास नहीं पहुँचे, तो फिर भाई खलबली मचने वाली बात हो गई कि 8 जहाज़ भेजे, इतना सारा सोना चांदी आ रहा था, उपहार आ रहे थे, हम लोग इंतज़ार में थे, और वो सब कुछ आया ही नहीं। तो उस समय वहाँ का राजा, जहाँ पर यह घटना हुई, देवल का या सिंध का राजा कौन था? राजा दाहिर था। तो इसके बाद क्या हुआ, राजा दाहिर से जब इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा इस लूट में कोई भी भाग, कुछ भी मेरा हाथ नहीं है, मुझे नहीं पता कि इस लूट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुम्हारे 8 जहाज कहाँ चले गए। लेकिन अल हज्जाज को इस बात से बहुत गुस्सा आया, वो एकदम गुस्सा हो गया, और तब उसने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम से कि जाओ और इन पर आक्रमण कर दो, और इनका जितना धन है वही लूट करके तुम ले आओ, क्योंकि इन्होंने मेरा धन लूटा है तो हम इनका धन लूटेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, राजा दाहिर ने तो नहीं लूटा था, वो तो समुद्री लुटेरों ने लूटा था। परंतु बात वहां पर खराब हो गई। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करने के लिए आ जाता है, और जो कि सफल निकलता है। आगे हम बात करते हैं राजा दाहिर के बारे में भी कि ये कौन थे। तो इनके पिता का नाम था चच और माता का नाम था सुहंदी। पत्नी की बात करें तो रानी बाई इनकी पत्नी है, और पत्नी के बारे में आपको ज़रूर याद रखना है। इनकी दूसरी पत्नी का नाम था रानी लाडी।
कई जगह पर ये भी कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ज्योतिष में और इन सब चीज़ों में विश्वास करते थे, क्योंकि ये ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मणवादी राजा थे और बहुत ज़्यादा ज्योतिष में विश्वास करने का के कारण इन्होंने अपनी बहन से ही शादी कर ली थी, ऐसा कहा जाता है। परंतु इस बात में कितनी सत्यता है ये तो नहीं कह सकते, परंतु लिखा हुआ मुझे ये मिलता है। इनकी पुत्री की बात करें तो सूर्या कुमारी और परमाल देवी इनकी पुत्री थी। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनकी पुत्री का नाम आपको याद रखना है, और पुत्र का नाम है जय शाह। पुत्र का नाम जय शाह है और सूर्या कुमारी व परमाल देवी ही वो दो स्त्रियां हैं जो मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु का कारण बनी थी, ऐसा चचनामा में कहा गया है। ये घटना भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर किस प्रकार से आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बारे में हम पढ़ेंगे कि 710 ईस्वी में कहते हैं कि कासिम ईरान के शिराज शहर से रवाना हुआ, क्योंकि ईरान में ही ये रहते थे। ईरान के प्रांतपाल जो थे वही इसके चाचा थे। तो 710 ईस्वी में कासिम ईरान के शिराज शहर से रवाना हुआ और 711 में मकरान के सिंध सीमा पर जा पहुंचा। मकरान के सिंध सीमा पर जब ये पहुंचा तो इसने अपना पहला अभियान सिंध के देवल से ही शुरू किया। जहां पर जहाज लूटे गए थे ना, वहां से ही इसने अपना पहला अभियान शुरू किया। तो सबसे पहले देवल विजय होगी। तो देखते हैं सबसे पहले देवल विजय में इसने क्या क्या किया। तो बात करते हैं देवल विजय के बारे में। और जब देवल विजय की बात आती है तो 712 ईस्वी में ये आक्रमण हुआ था, देवल विजय। और ये सारी विजय पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा किस सन में कौन सी विजय की थी। तो देवल विजय 712 ईस्वी ये पहला आक्रमण किया। कासिम ने दो तरफ से, मतलब एक तरफ से जलमार्ग से और दूसरी तरफ से स्थल मार्ग से इस जगह को घेर लिया। और उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ कि जय शाह के नेतृत्व में वहाँ पर आमना सामना हुआ। जय शाह ने बहुत ही लड़ने की कोशिश की, परंतु वो हार गया और एक स्थिति ऐसी आई कि उसको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इसके पीछे कारण क्या था कि जय शाह की सेना में कुछ ऐसे विश्वासघाती सैनिक थे जिन्होंने मतलब कह सकते हैं ना, घर का भेदी लंका डाहे। तो वहीं यहाँ पर भी हुआ कि घर का भेदी ही एक ऐसा व्यक्ति निकला, इनका भतीजा, जिसने मोहम्मद बिन कासिम से हाथ मिला लिया और इनको धोखा दे दिया। तो कासिम का देवल के किले पर वहाँ पर अधिकार हो गया और विश्वासघाती सैनिकों के कारण ही ये सब कुछ हुआ। तो जय शाह पराजित होकर वहाँ से भाग गया, क्योंकि उसे अपने प्राण बचाने थे, इसीलिए वो लड़ा नहीं और वो वहाँ से भाग गया। इसके बाद इसने क्या किया, इसके बाद हुई नेउन विजय। इसके बाद आती है नेउन विजय। नेउन विजय की अगर हम बात करें तो नेउन जगह कहाँ पर पड़ती है, पहले उसकी स्थिति देख लेते हैं। तो पाकिस्तान में जो हैदराबाद पड़ता है उसके दक्षिण में ये नेउन जगह स्थित थी। और दाहिर ने कहते हैं यहाँ पर एक पुरोहित को यहाँ पर रखा था, रक्षा का दायित्व एक पुरोहित के हाथ में सौंपा था। तो एक पुरोहित जो कि मंदिर में पूजा करने का कार्य करता है, शायद आप सभी को पता होगा, तो वो किस प्रकार से रक्षा कर पाएगा। सोचने वाली बात है, जो सदैव भगवत भक्ति में लीन रहने वाला व्यक्ति युद्ध कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि वो लोग काफ़ी शांत प्रकृति के थे और वहाँ पर जो जनता थी, न्यून की जो जनता थी, वो बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। तो बौद्ध धर्म के लोग शांति प्रिय होते हैं, वो युद्ध में विश्वास नहीं करते। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि बिना युद्ध के ही यहाँ पर नेउन पर मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो जाता है। उसे युद्ध भी नहीं करना पड़ा और उसने शांति से अच्छे से नेउन को लूटा और उसके बाद वहाँ पर उसका अधिकार भी हो गया। आगे हमें देखने को मिलता है सहवान विजय। सहवान नामक क्षेत्र, जिसको सिविस्तान के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर भी ये आया और यहाँ का शासक था माजरा। अच्छा, माजरा ने क्या सोचा, माजरा ने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ और अपने प्राण बचाता हूँ। जगह जा रही है, लूट हो रही है, वो ठीक है, लेकिन अपने प्राण सबसे ज़रूरी हैं। तो वो वहाँ से भाग निकला, परंतु मोहम्मद बिन कासिम ने उसको ढूंढ कर उसकी हत्या कर दी। और फिर परिस्थिति क्या हुई कि यहाँ के लोगों ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो सहवान पर भी मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार बहुत जल्दी हो गया। इसके बाद आता है शीशम के जाटों पर अधिकार। शीशम के जाट ये भी काफ़ी एग्रेसिव टाइप के थे, परंतु जब इन्होंने देखा कि माजरा जो इतना कुशल शासक जाना जाता था, जब उसकी हत्या हो गई तो हम सब थोड़े से व्यक्ति क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने माजरा की हत्या के बाद क्या सोचा कि हम सभी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं और हम भी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो जाटों ने माजरा की हत्या से डरकर मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली। ये इतना ही मैंने आज का पार्ट में रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो शायद आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है।
तो अब हम कल पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के आगे के अभियान, जो ब्राह्मणावाद का युद्ध हुआ था जिसमें राजा दाहिर स्वयं युद्ध करने के लिए आए थे, वो युद्ध के बारे में। किस प्रकार से पहली बार जौहर हमें देखने को मिला राजा दाहिर की पत्नी के द्वारा। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सबसे पहले जौहर किसने किया था, तो वो थी राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई, जिनका नाम हमने पहले पढ़ा था। और दूसरी पत्नी इनकी बची रानी लाडी, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और किस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दिया गया था, उस सभी की जो भी बैकग्राउंड स्टोरी है वो सब कुछ हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।